हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। कैसे हैं दोस्तों और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों का? आई होप कि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 यानी 2020 में हुआ उसका फिजिक्स पेपर देखेंगे। इसमें कुछ कोड होते हैं स्टूडेंट्स जो ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषय कोड, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कोड। तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया है 117। उसके बाद नीचे दिया हुआ है प्रश्न पत्र सेट कोड, क्वेश्चन पेपर सेट कोड। तो ए दिया हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर का अलग अलग होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर 0344000। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ अगर भरना होता है तो ये सब चीज़ भरना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार बोर्ड 2020 में कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सभी क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी देखेंगे। उसके लिए मैंने एक आंसर शीट अलग से रेडी किया है जो आप लोग को आज मैं ऑनलाइन यूट्यूब में प्रोवाइड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम सेक्शन बी, सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है और ऑब्जेक्टिव सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रश्न संख्या 1 से 18 लघु उत्तरीय है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी सीधी सी बात है कि 1 से लेके 18 तक यानी 18 तक शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोई भी एनी 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 10 × 2 तो 20 मार्क्स हो गया। इंग्लिश में वही बात लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुंबकीय आघूर्ण की एसआई यूनिट तथा बीमा लिखे। बीमा जिसको डायमेंशन बोलते हैं। राइट एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का जैसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है आई एल स्क्वायर। कभी कभी आई की जगह ए का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये एल स्क्वायर या एल को आगे लिख देगा या आई को आगे लिख देगा, वो कोई बड़ी फैक्टर नहीं है। किसी को भी आप आगे एग्जाम में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि चुंबकीय आघूर्ण की एसआई इकाई तथा बीमा लिखे, यानी एसआई यूनिट और डायमेंशन आपसे मांग रहा है। तो जो कॉपी है, आंसर शीट है, उसमें सिर्फ आपको नंबर देना होगा और आंसर देना होगा और डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो चीज़ मांगा है वही डायरेक्ट देना है, इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक पर 31.41 माइक्रोकूलम आवेश है। आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करें। इंग्लिश में बोला है ये कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 cm हैज ए चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मांग रहा है। तो यहाँ पर मैंने उसका सॉल्यूशन किया है और जो नंबरिकल होंगे उसमें सॉल्यूशन लिखना है। तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को हम मीटर में बदले तो 5 × 10⁻², क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻6 कूलम आएगा। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि सरफेस डेंसिटी को सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। चार्ज बटे क्या होता है? एरिया। तो स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला 4πr²। क्यू का मान दिया है 31.41 × 10⁻6। अब 4 बैठा दिए, यहाँ पाई का मान होता है 3.141 ही होता है और इंटू आर का जो मान है 5 × 10⁻² है। तो वहाँ पर रख दिए और स्क्वायर कर दिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट उड़ाए तो 3 0 आ गया और यहाँ पर पॉइंट उड़ाए तो 2 0 आया। तो 2 0 और यहाँ पर 3 0 में 2 0 कट गया। तो ये वैल्यू और ये जो नीचे वाला वैल्यू है दोनों क्या हो गया? कट गया। नीचे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर एक 10 बचा है। तो 10 को आगे कर लिए और यहाँ पर 4 × 25 तो 100 हो गया। एक 0 कैंसिल। 10⁻6 और ये ऊपर जाएगा +4। तो यहाँ पर -6 में 4 घटेगा तो -2 और यहाँ पर एक 0 बचा हुआ, 10 बचा हुआ था तो 10 ऊपर जाके -1 तो 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में एकदम रेडियस दिया था और चार्ज का मान दिया था। तो चूंकि एरिया का फॉर्मूला ही होता है 4πr²,
एस्फीयर का। स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से सेट बनाए हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक, और जो रियल में जो मतलब जहाँ से जितना आपको लिखना पड़ेगा उसी आधार पर लिखा गया है, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप, फेसबुक में, या जो भी जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं सबको शेयर कर दीजिए अपने दोस्त फ्रेंडों को, कि जो लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़ पाया, जो घर में बैठा हुआ है किसी भी कारणवश, तो उसका भी ये सेट हो जाए ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व क्या है, विवेचना करें, यानी व्हाट इज करेंट डेंसिटी, डिस्कस इट। यानी करेंट डेंसिटी क्या है और इसमें डिस्कशन करने कहता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो करेंट डेंसिटी देखिए 3 नंबर आंसर लिखे हैं, और करेंट डेंसिटी को हम डैश टॉपिक लगा दिए हैं। किसी कंडक्टर के प्रति एकांक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लंबवत, यानी कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के लंबवत डायरेक्शन में जो प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट है, उसी करंट को ही करंट डेंसिटी कहा जाता है। तो डिफिनेशन है, किसी कंडक्टर के प्रति एकांक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लंबवत प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट को करंट डेंसिटी कहा जाता है। तो करंट डेंसिटी बराबर करंट बटे एरिया, और करंट डेंसिटी को J द्वारा, और करंट को I द्वारा, और एरिया को A द्वारा। और करंट डेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या बोला है कि संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है। वन विच 2 फैक्टर्स डज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर डिपेंड्स। कंडेंसर का दूसरा नाम कैपेसिटर भी होता है, कैपेसिटर, जिसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि संधारित्र की जो धारिता है वो किन 2 बातों पर निर्भर करता है। वैसे तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 बात लिखे हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है। डैश दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया बढ़ने पर कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है, यानी C समानुपाती A। किसी भी कंडक्टर का एरिया जैसे जैसे बड़ा होगा, उस कंडक्टर का, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी समानुपाती होता है। दूसरा है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने पर कैपेसिटेंस का मान घटता है। थ्योरेटिकल मैंने प्रूव किया था कि D जो था वो नीचे था, तो D दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे दोनों प्लेट्स का बढ़ेगा, कैपेसिटेंस का मान वैसे वैसे स्टूडेंट्स क्या होगा, घटेगा। तो बस इतना ही आपको लिखना है 4 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के व्यातीकरण की आवश्यक 2 शर्त को लिखे, यानी राइट डाउन 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के व्यातीकरण के लिए बहुत सारे आवश्यक कंडीशन है, लेकिन आपसे 2 ही मांग रहा है, तो बस 2 ही देना है, ज़्यादा उधर नहीं करना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की आवश्यकता 2 कंडीशन निम्नलिखित है, यानी इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए 2 नेसेसरी कंडीशन निम्नलिखित है। पहला, दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए, यानी दोनों वेव्स जो है तरंग है प्रकाश का, वो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी लगभग सेम होना चाहिए या सेम होना चाहिए। तो ये था 2 कंडीशन। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहता है, के अनुदिश प्रक्षेपित आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का अनुदिश कोई जो चार्ज पार्टिकल होता है, आवेशित कण का जो मार्ग होता है वो हमेशा एस्फेरिकल होता है, यानी वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश उसका आंसर लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश प्रक्षेपित चार्ज पार्टिकल का मार्ग सर्कुलर होता है। आर रेडियस में क्यू चार्ज से चार्ज पार्टिकल भी वेग से गतिशील हो तो रेडियस आर बराबर हो जाएगा एम भी बटे क्यू भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो एम है वो मास ऑफ पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है। और भी क्या है, वेलोसिटी है, क्यू क्या है, चार्ज है, और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में गतिशील है। तो उसके लिए जो चार्ज पार्टिकल का जो मार्ग होगा, रास्ता होगा, वो हमेशा सर्कुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का महत्तम और न्यूनतम मान लिखे। राइट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज
ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम मांग रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 1+d/f फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर, हमारे नेत्र से जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज का निर्माण होता है तो उस समय मैग्नीफाइंग पावर का मान मैक्सिमम होता है, और जब इन्फिनाइट डिस्टेंस पर बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर का मान जो है वो मिनिमम होता है, d/, क्या होता है, f होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का महत्तम और मिनिमम मान। ठीक है, मैंने दो कंडीशन प्रूव किया था, एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एक इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए। तो जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू देता है और जो इन्फिनाइट है वो आपका मिनिमम वैल्यू देता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में 10 सेकेंड प्रवाहित होने पर इसमें 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, चालक का प्रतिरोध निकाले। यानी करंट का मान 2 एम्पियर दिया है, टाइम का मान 10 सेकेंड दिया है और जो हीट का यानी ऊष्मा का मान दिया है वो 80 जूल दिया है, आपसे रेसिस्टेंस R मांग रहा है। तो आइए देखते हैं, करंट का मान 2 एम्पियर, टाइम का मान 10 सेकेंड, एच का मान 80 जूल, R बराबर वाट। हम लोग जानते हैं H बराबर I² RT, तो H का मान 80, I का मान 2 एम्पियर है तो 2 का स्क्वायर, R का मान निकालने बोला है, T का मान 10, तो 80 और 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 10 40, 40 गुना कितना हो गया 80। यानी रेसिस्टेंस का जो मान आया है स्टूडेंट्स वो कितना ओम आया, 2 ओम आया है, जो परफेक्ट आंसर है। आप इसको सब नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन डेटिंग का संक्षिप्त विवरण दे। कार्बन डेटिंग का संक्षिप्त विवरण दे, एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग इन ब्रीफ। यानी कार्बन डेटिंग का शॉर्ट आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। तो कार्बन डेटिंग का खोजकर्ता विलियर्ड लिब्बी है। जो कार्बन डेटिंग का खोज किया था उसका नाम है विलियर्ड लिब्बी है। किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे की काल अवधि, टाइम पीरियड को मापने की जो साइंटिफिक मेथड होता है उसी साइंटिफिक मेथड को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स एक बार सुनिए, जैसे कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो कितना उसका समय हुआ है, काल अवधि यानी टाइम पीरियड, कितना साल तक वो जीवित रहा है या कितना समय तक इस धरती पर रहा है, उसकी जो साइंटिफिक मेथड होता है उसे ही कार्बन डेटिंग कहा जाता है। कार्बन डेटिंग प्रोसेस में कार्बन 14 का प्रयोग का पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का सही आयु निर्धारण की जाती है। यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है, तो कार्बन 14 का प्रयोग जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु का सही आयु निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 10 नंबर कि कार्बन, सॉरी तो हो गया 10 नंबर, अब आ जाइए, सॉरी 9 नंबर हो गया, 10 नंबर में आ जाइए। चोक कुंडली क्या है? चोक कुंडली क्या है? व्हाट इज चोक कोयल? चोक कुंडली एक डिवाइस है जो और चलिए आइए यहाँ पर आंसर शीट ही देखते हैं। ऐसा डिवाइस जो एसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस किए बिना करंट को कम कर देता है। यानी करंट का मान को अप डाउन करता है लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बिना लॉस किए। तो इस प्रकार के डिवाइस को ही क्या कहा जाता है? चोक कोयल कहा जाता है। और हिंदी में इसे चोक कुंडली भी कहा जाता है। ऐसा डिवाइस जो एसी सर्किट में यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस किए बिना करंट को कम कर देता है, चोक कोयल कहलाता है। यह एक हाई इंडक्टेंस की कोयल होती है। इसमें जो इंडक्टेंस होता है वो हाई होता है, जिससे आयरन कोर में तांबे के मोटे मोटे तार लपेटे हुए रहते हैं। इस कोयल का रेसिस्टेंस लगभग 0 होता है। यानी इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है? 0 होता है। यानी करंट में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यानी एक डायग्राम दिया है आपको और कह रहा है ए और बी के बीच टोटल जो समतुल्य रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो निकालने के लिए कह रहा है।
तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी एक डायग्राम दिया है और आपको रेसिस्टेंस निकालने बोला है। तो आपको ये समझना है कि बहुत ही जो है इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, समझने के बाद जो है बहुत ईजी हो जाता है। पहली बात है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है ना लास्ट पोजीशन से सॉल्व करना चाहिए। जैसे 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम, ये जो तीनों है वो एक ही तार में है, ठीक है। तो जब एक ही तार में हो तो उसे जो है सीरीज कहा जाता है, और जब अलग अलग तार में हो तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो सीरीज के लिए मान क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो 4 4 4 को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम को जोड़े हैं यहाँ पर, तो 12 आया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान 12 ओम आया। अब ये 12 और ये जो 6 है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी ये अलग तार में है, ये अलग तार में है। तो 1/6 1/12, इसको कैलकुलेशन करने पर 4 आया। तो जब इन दोनों को एक ही तार में लिया तो 4 आया। अब 2 4 और 2 एक ही तार में आ गया तो सीरीज में हो जाएगा, तो 2 4 6 और 2 8, यानी 8 ओम रेसिस्टेंस टोटल ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो 8 ओम होगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए सही से एकदम। जो मैंने बनाया, जो आप लोग काफ़ी मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया स्टूडेंट्स, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। यानी एक ट्रांसफार्मर है, उसमें जो ऊर्जा क्षय एनर्जी जो लॉस होता है वो किसके कारण, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेम द एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। किसी ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होता है वो किस किसके कारण से होता है। तो 12 नंबर के आंसर आइए देखते हम लोग। एक ट्रांसफार्मर के एनर्जी लॉस निम्नलिखित कारण से होता है। पहला कॉपर लॉस का नाम है कॉपर लॉस, दूसरा है आयरन लॉस, तीसरा जो है फ्लक्स लीकेज, और चौथा जो है हिस्टेरेसिस लॉस। इसे एक्सप्लेनेशन नहीं करना है स्टूडेंट्स, जब आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे तब कॉपर लॉस क्यों होता है, आयरन लॉस क्यों होता है, फ्लक्स लीकेज या फिर हिस्टेरेसिस लॉस जिसे शैथिल्य क्षति कहा जाता है, वो क्यों होता है, जब कारण मांगे तब एक्सप्लेनेशन करना है। अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है क्योंकि 2 ही मार्क्स है और सिर्फ आपको नाम लिखने के लिए बोला है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की एक अर्धचालक में होल से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हॉल इन ए सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर में जो हॉल होता है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कि इंडेनियम है, तो इंडेनियम एलिमेंट में जो है जो उसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कक्षा में वो 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जर्मेनियम या सिलिकॉन का जो है बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने इंडेनियम रखा है, यहाँ पर 3 कॉर्नर में 3 इलेक्ट्रॉन तो भरा हुआ है, लेकिन ये जो है इसका एक खाली है। जर्मेनियम का चारों कॉर्नर भरा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर इंडेनियम का एक वैकेंट हो जाता है और इसी वैकेंट को ही हॉल कहा जाता है। तो मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है कि हॉल इन ए सेमीकंडक्टर, कि जब प्योर जर्मेनियम में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे इंडेनियम, एल्यूमिनियम etc मिलाया जाता है तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट जर्मेनियम से 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण एक वैकेंट उत्पन्न हो जाता है। यानी जर्मेनियम जो है इंडेनियम से 3 तो ये बना लेता है, मतलब बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक जो है इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण एक वैकेंट उत्पन्न हो जाता है। इसी वैकेंट को सेमीकंडक्टर में हॉल छिद्र कहा जाता है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि मॉड्यूलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। मॉड्यूलन जिसको इंग्लिश में मॉड्यूलेशन कहा जाता है, डिफाइन मॉड्यूलेशन, राइट इट्स स्टेप, यानी जितने प्रकार होता है उसका नाम लिखने के लिए कहता है। तो मॉड्यूलेशन का डिफिनेशन लिखे हैं कि वह प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरियर वेव्स पर अध्यारोपित करके प्रेषित एंटीना द्वारा वायुमंडल में भेजा जाता है। यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, जो कोई भी बात या सिग्नल या इंफॉर्मेशन सूचना होता है, तो कैरियर वेव्स पर उसे मिलाने को बोलते हैं अध्यारोपित, सुपर पोजिशन बोलते हैं, करके प्रेषित मतलब ट्रांसमिट किया जाता है एंटीना द्वारा, किसमें, वायुमंडल में भेजा जाता है। इसे ही मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग मार रहा हूँ, ध्यान दीजिए। वह प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरियर वेव्स पर अध्यारोपित करके
प्रेषित एंटीना द्वारा वायुमंडल में भेजा जाता है मॉड्यूलेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में लो फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, लो फ्रीक्वेंसी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको हाई फ्रीक्वेंसी के वेव्स के साथ अध्यारोपित किया जाता है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और फेज को कला मॉड्यूलन कहा जाता है। तो तीनों का नाम भी लिख दिए और डिफिनेशन भी लिख दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल है। मैग्नेटिज्म से किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, इसके वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक BV का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नति कोण यानी एंगल ऑफ डीप का मान क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट का कितना गुना है, √3। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला किसका, नति कोण का, कि tan थीटा बराबर BV बटे BH। BV यानी वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है और BH को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। तो BV को वैसे ही रख दिए और BH का मान यहाँ से √3 गुना BV रख दिए। BV कैंसिल और 1 यहाँ पर 1 बचा, तो 1 बटे √3, तो tan थीटा, और tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है। तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को, क्वेश्चन को समझिए। सबसे बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझना चाहते हैं। जब क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो उसका आंसर कैसे सही से दे पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, कुछ भी लिख देंगे। जब समझेंगे तभी उसी में आंसर छुपा हुआ है। 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है, यानी एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और उसको जिस लिक्विड में तरल में रखा जाता है उसका भी अपवर्तनांक उतना ही है। इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यही क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। जब लेंस का मीडियम लिक्विड के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी लेंस और लिक्विड का अपवर्तनांक जब बराबर हो, तो इस कंडीशन में लेंस का जो पावर है वो 0 हो जाएगा और फोकल लेंथ जो है वो अनंत यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपसे फोकस दूरी मांगा था, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाएगा और पावर ऑफ लेंस का मान 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में डूबा हुआ लेंस दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो है अपवर्तनांक क्या है, सेम है, तो वो दोनों तो मिल जाएगा जिसके कारण वो दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर स्टूडेंट्स की नंड गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखे। राइट डाउन ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नंड गेट, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसका जो बुलियन ऑपरेशन होता है वो A इंटू B बार, ये जो है ये ऑपोजिट का सिंबल है, इंटू C। तो इनपुट और ये आउटपुट, तो इनपुट 2 होता है, एक A और B होता है। जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे या जो टॉपिक पढ़े हैं लॉजिक गेट में एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, या जो भी नन गेट और नॉर गेट जो पढ़े हैं, तो आप उसमें देख रहे थे डायग्राम के माध्यम से। A ऑफ है, B ऑन है, तो इनटू में दोनों क्या होगा, 0, लेकिन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। 1 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 का ऑपोजिट, ये जो बार्स देख रहे हैं उसको उल्टा कर देता है, तो क्या हो जाएगा 1। 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा क्या होता है 1, और 1 इंटू 1 1, 1 का उल्टा क्या होता है 0 होता है। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल और बुलियन ऑपरेशन नन गेट का। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ट्रांजिस्टर का अल्फा एवं बीटा पैरामीटर क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आउटपुट करेंट IC एवं इनपुट करेंट के अनुपात को अल्फा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अल्फा पैरामीटर बराबर IC बटे IE, यानी आउटपुट करेंट और इनपुट करेंट का अनुपात। तो ये अल्फा पैरामीटर हो गया। अब बीटा पैरामीटर देखते हैं हम लोग क्या होता है। ट्रांजिस्टर में आउटपुट करेंट यानी IC तथा बेस करेंट IB के अनुपात को बीटा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो बीटा पैरामीटर बराबर IC बटे IB। अल्फा एवं बीटा के बीच संबंध अल्फा बराबर बीटा बटे बीटा प्लस अल्फा। अल्फा का मान 1 से कम होता है, बीटा का मान 1 से बहुत बड़ा होता है। स्टूडेंट्स ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है, आपको पूछ सकता है।
तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर बात करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न संख्या 19 से 24 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें, यानी 6 क्वेश्चन है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी 6 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन में 5, तो 5 थे कितना हो गया 15। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या बोलता है। संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें, संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद्युत धारिता ज्ञात करें यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के की एक पट्टी भर दी जाए, यानी कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके कोई जो है ना बीच में के परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड वाला कोई प्लेट डाल दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है इन दिस कंडीशन में कैपेसिटेंस का व्यंजक प्राप्त करें। तो पहले हम लोग कैपेसिटेंस का परिभाषा देंगे, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 19 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए किस तरह से लिखना है आप लोग को। पहले कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का डिफिनेशन दे देना है। तो डिफिनेशन लिखे हैं कि किसी कैपेसिटर के कलेक्टिंग प्लेट पर का चार्ज एवं कलेक्टिंग तथा कंडेंसिंग प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के अनुपात को कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के कलेक्टिंग प्लेट पर का चार्ज, हम लोग बताए थे कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, जिस प्लेट को चार्ज देते हैं उसे कलेक्टिंग प्लेट और जिसमें इंडक्शन के कारण चार्ज उत्पन्न होता है उसे कंडेंसिंग प्लेट। तो कलेक्टिंग प्लेट पर का चार्ज और कलेक्टिंग एवं कंडेंसिंग प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के अनुपात को कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहा जाता है। तो ये हो गया उसका डिफिनेशन। अब आ जाओ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लो कि ये एक प्लेट है M और ये N है, इसमें चार्ज Q दिया गया और इसका एरिया क्या है ये, तो उसका भी एरिया वही होगा। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, हवा भरा हुआ है और इसको अर्थेड कर दिया, जो बाहरी चार्ज था वो पृथ्वी में प्रवेश कर गया। अब T मोटाई का जो एक डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड लिए हैं T, तो T यानी उसका जो परमिटिविटी है उसको क्या माने हैं, K माने हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि माना कि Mn एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट M कलेक्टिंग प्लेट एवं प्लेट N कंडेंसिंग प्लेट है जो कि अर्थेड है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं चार्ज बटे एरिया, इसलिए Q बराबर सिग्मा इंटू A हो गया। अब जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो यहाँ पर 2 मीडियम है, तो भी पहला जो है हम लोग लिए हैं वो हवा पर इंटेंसिटी, तो हवा का इंटेंसिटी को E1 माने हैं और हवा की जो मोटाई है वो D माइनस क्या हो जाएगा T, यानी टोटल प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है D और T मोटाई एक दूसरा जो पट्टी है वो क्या हो जाएगा माइनस प्लस। अब जो है डाइलेक्ट्रिक जो T पट्टी मोटाई है तो E2 उसका इंटेंसिटी है और उसकी मोटाई T है। तो इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं चार्ज प्लेन शीट का कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है D माइनस T प्लस, और इसका हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, क्योंकि ये तो मीडियम है और ये हवा के लिए है इसलिए एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस, और ये एप्सिलॉन टूट गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट जो है वो कॉमन आ गया, तो D माइनस T प्लस T बटे एप्सिलॉन आर भी बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T, और T कॉमन लिए हैं तो वहाँ पर 1 बचा और 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर। हैंस कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कंपाउंड, तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस बराबर चार्ज बटे पोटेंशियल डिफरेंस, Q का मान सिग्मा इंटू ये समीकरण 1 से और समीकरण 2 से भी का मान सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और एप्सिलॉन आर की जगह हम लोग क्या बैठा दिए K बैठा दिए, क्योंकि थ्योरी में K बोला था इसलिए एप्सिलॉन आर की जगह क्या बैठा दिए K, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ये D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बटे K, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तक हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी पतले लेंस के लिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित करें। इस फार्मूला को लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है जो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड यूनिट का। आइए देखते हैं हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए लेंस मेकर फार्मूला में एक हम लोग उत्तल लेंस लिए हैं जो काफ़ी थीन है और एक सरफेस इधर है APB और एक सरफेस है AQB। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट का जो पहला इमेज बनता है वो I डैश बनता है जो लेंस के अंदर है, और लेंस का प्रतिबिंब क्या है μ2 और लेंस के चारों ओर का मीडियम का प्रतिबिंब μ1 है। तो स्टूडेंट्स O का जो इमेज बन रहा है वो I डैश बन रहा है जो लेंस के अंदर है, तो इसके अंदर तो हम नहीं दिखा सकते हैं, बाहर दिखा दिए, और I डैश का जो फाइनल इमेज बनता है वो I बनता है। तो यहाँ पर बताओ कि हम लोग को स्क्रीन में कौन दिखाई देता है, I डैश क्या I दिखाई देता है क्योंकि ये तो लेंस के अंदर है।
तो यहाँ पर लिखे हैं माना कि ए बी एक थीन लेंस है जिसका अपवर्तनांक μ2 है जो μ1 अपवर्तनांक में स्थित है। थीन लेंस सरफेस APB, यानी इधर का जो सरफेस है APB है और इधर का सरफेस AQB से मिलकर बना है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है। इधर का रेडियस R1 और इधर का रेडियस R2 है फॉर सरफेस APB। अब इस सरफेस में तो ऑब्जेक्ट O का वर्चुअल इमेज I डैश होगा स्टूडेंट्स। I डैश का निर्माण लेंस के अंदर होता है। तो फॉर सरफेस फार्मूला, तो सरफेस फार्मूला हम लोग प्रूव किए हैं। तो μ2/v, v क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर v डैश होना चाहिए, μ2/v डैश माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r1। और दूसरा जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट I, यानी ये जो है I डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और उसका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, I का निर्माण होता है। तो फ्रॉम सरफेस फार्मूला μ1/v, चूँकि पहली बार μ1 से μ2 में प्रवेश किया, अब जो है μ2 से μ1 में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला चेंज हो गया। तो μ1/v माइनस μ2/v डैश बराबर μ1 माइनस μ2/r2। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है नीचे जो है वो माइनस कॉमन लिए, तो μ1/v माइनस μ2/v डैश और माइनस कॉमन लिए तो μ2 माइनस μ1, μ2 आगे आ गया और μ1 पीछे चला गया माइनस। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़े, तो LHS को LHS से और RHS को RHS से जोड़े, तो μ2/v डैश माइनस μ1/u और प्लस μ1/v माइनस μ2/v डैश, और इसका भी इधर को जोड़ दिए हम लोग। अब देख रहे हैं कि μ2/v डैश और μ2, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। और इधर जो है μ1 माइनस μ2, और यहाँ पर μ2 होना चाहिए, μ2 माइनस μ1 होना चाहिए, तो μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लिए, और यहाँ पर μ1/v माइनस μ1/u बचा, तो μ1 कॉमन लिए तो 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पर μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिए, तो जब कॉमन ले लिए तो 1/, इसके जगह क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। μ1 इधर आके क्या हो गया, इसमें भाग ले गया, 1/v माइनस 1/u बराबर, तो μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/v माइनस 1/u बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब है कि ऑब्जेक्ट अगर अनंत पर स्थित हो, u अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, तो 1/f माइनस 1/∞ बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/∞ बराबर क्या हो गया 0, तो 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर लेंस का अपवर्तनांक म्यू एवं लेंस हवा में स्थित हो तो μ2 का मान म्यू हो जाएगा और μ1 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। तो μ2 और μ1 का मान जैसे यहाँ पर पुटअप करेंगे तो μ/1 यानी म्यू हो जाएगा, μ/1, तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेंस मेकर फार्मूला जो ऑप्टिक्स था। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो ऑप्टिक्स से है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज वाइड्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस फ्रिंजेज की चौड़ाई का आपसे व्यंजक मांग रहा है, यानी बीटा बराबर λd/d। आइए देखते हैं क्या होता है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, क्वेश्चन है। मान लीजिए कि S जो है एक मोनोक्रोमेटिक प्राइमरी सोर्स है और इससे दो छोटा छोटा सोर्स अप्लाइड बना है, एक बना है S1 और एक क्या बना है S2 बना है, और इन दोनों से वेव्स निकलकर पॉइंट P पर टकरा रहा है। तो S1 और S2 के समांतर एक स्क्रीन लग दिए हैं MP, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे D मान लिए, और ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, और ये d/2 यानी आधा दूरी है, और ये भी d/ क्या है 2 यानी ये आधा दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना S एक मोनोक्रोमेटिक प्राइमरी सोर्स है जिससे दो कोहेरेंट सोर्स S1 एवं S2 का निर्माण होता है। अब आ जाओ ऊपर वाला त्रिभुज में S1 O1 P में, तो इसमें ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो S1 O1 का जो डिस्टेंस है वो क्या है d, तो d² और प्लस अब
O1P का तो मान हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर OP में हम लोग O1P को घटा दे, OP में अगर O1 को घटा देते हैं, यानी x में d/2 को घटा देते हैं, तो मेरा O1P बच जाएगा। तो x - d/2 का होल स्क्वायर किए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग d² कॉमन लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो उन दोनों लाइन से हम लोग क्या किए हैं, d² कॉमन लिए हैं, और कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर स्क्वायर था उसमें इधर आ गया, तो इधर जैसे आया तो क्या चढ़ गया, रूट। d² में तो एक d बाहर हो गया, लेकिन ये रूट के अंदर रह गया। अब रूट जो है वो हमेशा हाफ पावर के बराबर होता है। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं कि 1 ± x और n का मान 1 लेस देन 1 हो, अगर 1 से कम हो n का मान, तो 1/2 कम है, तो इससे क्या हो गया, गुना हो गया। तो d × 1 और 1 गुना इतना, तो x - d/2 का होल स्क्वायर, और 2 गुना d², 2d²। अब d को इन दोनों से गुना किया, तो d × 1 d और प्लस d इतना, तो d और यहाँ पर एक स्क्वायर कट गया, तो S1P बराबर d प्लस x - d/2 का होल स्क्वायर बटे 2 × d, 2d। ठीक है, समीकरण 1। अब सिमिलरली नीचे वाला त्रिभुज में, यानी नीचे वाला त्रिभुज बोले तो इस त्रिभुज में अब हम लोग आएंगे S2O2P में। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग सेम टू सेम मान वहीं आएगा, खाली इस माइनस के जगह क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज S2OP में लिखे हैं, और डायरेक्ट सिमिलरली करके खाली माइनस के जगह क्या किए हैं, प्लस। अब ये हो गया बड़ा पथ और ये हो गया छोटा पथ। तो बड़ा पथ में जब छोटा पथ को घटाएंगे तो उसे पाथ डिफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं पाथ डिफरेंस S2P - S1P। तो S2P समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाए हैं, तो देखिए क्या होता है। तो माइनस इन दोनों से गुना हो गया, d और d कैंसिल हो गया, x + d/2 का होल स्क्वायर बटे 2d, और यहाँ पर x - d/2 का होल स्क्वायर बटे 2d, 2d कॉमन लिए। अब दोनों a + b का होल स्क्वायर में और ये a - b का होल स्क्वायर में टूटा है। टूटने के बाद जो कटा है वो कटा है, ठीक है। और फाइनली x × d बटे d, यानी पाथ डिफरेंस x × d स्मॉल d बटे कैपिटल D। कंडीशन 1 आ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस का वैल्यू λ/2 का सम गुणज होता है, तो x × d बटे कैपिटल D बराबर 2n × λ/d। तो यहाँ जो n का मान है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब जो है x बराबर 2n × λ/d, और बड़ी d ऊपर चला गया और छोटी d नीचे आ गया, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो गया, n λ/d बटे d। अब जो है हम लोग यहाँ पर इफ n बराबर 1 2 3 करके लिए हैं, और यहाँ पर कुछ भी n का वैल्यू 2 लिए हैं, ठीक है। तो x1 x2, तो जब x3 तक भी ले सकते हैं, तो x3 में, और सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 होना चाहिए और यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो x3 में जब x2 को घटाए हैं, तो जब उसको घटाए तो फाइनली कैलकुलेशन बीटा बराबर λ/d बटे क्या आया है, d आया है। इसी तरह से जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लेंगे तो वहीं सेम चीज़ प्रूव होगा। तो यही जो है हमारा क्या हो गया, ये फ्रिंजेज की चौड़ाई का व्यंजक इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा 24 नंबर को सॉल्व किए हैं, 22 और 23 को हम बाद में किए हैं। ये दोनों एक एसी से है और एक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट से है। तो बोर के सिद्धांत के अभिगृतों को लिखे, बोर के सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना बोर मॉडल जो आप पढ़े हैं, तो उसका जो कुछ कंसेप्ट है बोर साहब ने जो दिया था, मैंने बताया था कि रदरफोर्ड का जो त्रुटियों को दूर किया था, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या करने के लिए बोलता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग आगे अपना कर लेंगे, ठीक है। ये जो है आपका बायो-सावर्ट का नियम लिखने के लिए कहता है, और इस नियम का प्रयोग करते हुए वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहता है। यानी बायो-सावर्ट लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन है वो पूछा गया है। तो पहले बायो-सावर्ट लॉ का लिखना है, उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन लिखना है। इसमें बोला है श्रेणी क्रमबद्ध, ठीक है, रेजोनेंस इन सीरीज LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद रेजोनेंस के लिए शर्त निकाले। यानी LCR अल्टरनेटिंग करंट के लिए आपसे रेजोनेंस मांग रहा है कंडीशन, और अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी फ्रीक्वेंसी का भी आपसे व्यंजक मांगा है, ठीक है।
तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स ये था शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अगला जो वीडियो है उसमें हम ऑब्जेक्टिव, इसी का हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन को सॉल्व करेंगे।